नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक समझने वाले हैं। जी, आज हम 19वीं सदी के दो बड़े शहरों लंदन और पेरिस के बारे में बात करेंगे। हाँ, और हम इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आज की हमारी ये जो चर्चा है ये इतिहास की किताबों के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि उस जमाने में लंदन और पेरिस जैसे बड़े शहरों में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी और सरकार के साथ उनके रिश्ते कैसे बदल रहे थे। और कैसे इन टकरावों ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने शहरों का चेहरा ही बदल दिया। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से करते हैं। साल है 1886 और लंदन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड के बाहर का सारा काम रुक गया है। और इसका मतलब ये है कि हजारों गरीब मजदूरों के पास कोई काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल। और इसी डेस्परेट सिचुएशन में करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये लोग डेपफर्ड से सेंट्रल लंदन की तरफ एक जुलूस निकालते हैं। अब देखिए, वो तो सिर्फ अपनी गरीबी दिखाने निकले थे, लेकिन शहर के जो अमीर लोग थे, जो दुकानदार थे, वो डर गए। हाँ, उन्हें लगा कि अब ये भीड़ लूटपाट करेगी। डर के मारे सबने अपनी दुकानें बंद कर दी और आखिर में पुलिस ने आकर उस मार्च को रोक दिया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसका महत्व क्या था? इसको ध्यान से समझना ये दिखाता है कि उस वक्त समाज में कितना तनाव था। सही कहा। यह घटना शासकों के लिए, जो लोग सत्ता में थे, उनके लिए एक मेकअप कॉल थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये जो शहर की गरीब आबादी है वो सिर्फ एक भीड़ नहीं है, वो एक राजनीतिक शक्ति बन सकती है। एग्जैक्टली, एक पॉलिटिकल फोर्स। अब सरकार के लिए ये एक अजीब सी स्थिति थी। ये भीड़ एक खतरा भी थी और एक मौका भी। खतरा कैसे और मौका कैसे, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझाएं। देखिए, खतरा इसलिए कि ये भीड़ विद्रोह कर सकती थी, सरकार को उखाड़ फेंक सकती थी, और मौका इसलिए कि अगर इन्हें डिसिप्लिन किया जा सके तो शायद इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता था। तो सरकार ने इसे एक खतरे की तरह ही देखा होगा, राइट? उनकी पहली प्रतिक्रिया तो इसे दबाने की ही रही होगी। बिल्कुल, उन्होंने इसे सीधे सीधे एक थ्रेट माना, और इसका सबूत हमें अगले ही साल मिलता है, 1887 में, जब एक और ऐसा ही दंगा हुआ। जी, लेकिन इस बार पुलिस पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने उस प्रदर्शन को बहुत बेरहमी से कुचल दिया। और उस दिन को इतिहास में खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। संदेश बिल्कुल साफ था कि अगर सिस्टम को चैलेंज किया गया तो उसे पूरी ताकत से दबा दिया जाएगा। लेकिन 2 साल बाद 1889 में एक अलग तरह का विरोध हुआ। लंदन के गोदी श्रमिकों डॉक वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। हाँ, और ये बहुत अलग थी। ये हड़ताल अलग कैसे थी? इसमें सबसे खास बात थी इसका अनुशासन। ये हजारों मजदूरों का मार्च था, लेकिन ये पूरी तरह से पीसफुल था। अच्छा। उस जमाने के एक लेखक ने लिखा भी है कि हजारों हड़तालियों ने शहर भर में मार्च किया, बिना किसी का बटुआ चुराए या एक भी खिड़की तोड़े। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसने दिखाया कि ये लोग कोई लुटेरे नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठित मजदूर हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा भी मिला। ये हड़ताल 12 दिन तक चली और सफल रही। उनकी मांगे मान ली गई। हाँ, उनकी मांगे मान ली गई। इस एक हड़ताल ने डॉक वर्कर्स यूनियन को पहचान और सम्मान दोनों दिलाया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि संगठित और अनुशासित विरोध के नतीजे मिल सकते थे। तो लंदन में सरकार का तरीका सीधा था, बल का प्रयोग। लेकिन अब बात करते हैं पेरिस की। हाँ, लंदन में जहाँ ताकत का इस्तेमाल हुआ, वहीं पेरिस में एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला AI को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो हम बात कर रहे थे पेरिस की। वहां उन्होंने लोगों से सीधी लड़ाई करने के बजाय उस जमीन को ही बदल दिया जिस पर विद्रोह पनपते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये बात है 1852 के बाद की। लुई नेपोलियन तृतीय सम्राट है और उन्होंने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। जी, और इस काम के लिए उन्होंने बैरन हॉसमन नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया। तो ऊपर से देखने पर तो लगता है कि मकसद शहर को सुंदर और आधुनिक बनाना था। लगता तो यही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा राजनीतिक मकसद भी था। वो क्या था? देखिए, पेरिस क्रांतियों का शहर रहा है। वहां की तंग गलियों में कई बार जनता ने विद्रोह किए थे। तो हॉसमन का असली काम सिर्फ शहर को सुंदर बनाना नहीं था, बल्कि उसे क्रांति प्रूफ बनाना था। क्रांति प्रूफ? ऐसा शहर बनाना जहां क्रांति करना ही मुश्किल हो। ये कैसे किया गया? उन्होंने पेरिस का नक्शा ही बदल दिया।
अगले 17 साल तक पेरिस में जबरदस्त तोड़फोड़ और निर्माण चलता रहा। क्या क्या बदलाव किए गए? सबसे पहले शहर की पुरानी तंग गलियों को गिरा दिया गया। अच्छा, वही गलियां जहां विद्रोही आसानी से छिप जाते थे। बिल्कुल। और उनकी जगह पर सीधी और चौड़ी सड़कें बनाई गईं, जिन्हें बुलेवार्ड्स कहते हैं। बड़े बड़े खुले चौक बनाए गए, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए गए। लेकिन इन चौड़ी सड़कों का क्रांति रोकने से क्या लेना देना था? ये स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट पर। लेट्स मेक दिस सिंपल। इन चौड़ी सड़कों का एक मिलिट्री मकसद था। अगर भविष्य में कोई विद्रोह होता तो सेना की टुकड़ियां बहुत तेजी से शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकती थीं। और भीड़ को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता। एग्जैक्टली। तंग गलियों की तरह यहां बैरिकेड्स लगाना, मतलब रास्ते बंद करना, लगभग नामुमकिन था। शहर का करीब 5वां हिस्सा गिरा दिया गया था इस काम में। जी, और साथ ही नई सुविधाएं भी लाई गईं। पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई, बस शेल्टर बनाए गए, पानी के नल लगाए गए। ये सब शहर पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का एक तरीका था। लेकिन जब इतना कुछ तोड़ा फोड़ा गया तो इसकी सामाजिक कीमत भी किसी ने चुकाई होगी। हाँ, और ये कीमत चुकाई पेरिस के गरीब लोगों ने। एक आंकड़ा है जो वाकई चौंकाने वाला है। क्या आंकड़ा है? इस पुनर्निर्माण की वजह से पेरिस के केंद्र से, मतलब सिटी सेंटर से, लगभग 3.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। 3.5 लाख लोग, ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है। जी, इसका नतीजा ये हुआ कि गरीब लोग शहर के बाहरी इलाकों में धकेल दिए गए और शहर का केंद्र अमीरों के लिए एक खुला और सुंदर इलाका बन गया। तो एक तरह से शहर सामाजिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गया। बिल्कुल। और ये विभाजन आज भी पेरिस में महसूस किया जा सकता है। तो गरीबों को तो ये जाहिर है पसंद नहीं आया होगा, लेकिन शहर के बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग, वो खुश थे? सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ अमीर पेरिसवासियों को भी लगा कि शहर को बहुत बेरहमी से बदला जा रहा है। जैसे 1860 के दशक में गोंडकोट बंधु थे, जो बहुत मशहूर लेखक थे। उन्होंने दुख जताया कि पेरिस का पुराना जीवन, उसकी गलियों की रौनक सब खत्म हो रही है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि हाउसमैन ने सड़क और उसके जीवन को खत्म कर दिया है ताकि एक उबाऊ शहर बनाया जा सके। हाँ, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो। लेकिन इतनी आलोचना के बाद भी आज हम हाउसमैन के पेरिस को ही जानते हैं। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। ये बदलाव सफल कैसे हुआ? क्योंकि समय के साथ लोगों की सोच बदली। धीरे धीरे पेरिस के लोगों में अपने इस नए शहर को लेकर एक नागरिक गौरव, एक सिविक प्राइड की भावना पैदा हुई। और पेरिस एक नई भव्य राजधानी के रूप में उभरा। जी, और इसने 20वीं सदी में दुनिया भर के शहरों के लिए एक मिसाल कायम की। यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स में अर्बन प्लानिंग के टॉपिक में ये केस स्टडी अक्सर पूछी जाती है। तो चलिए, अब हमने जो सीखा अब उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स हमने 2 शहरों की कहानी देखी, लंदन और पेरिस। दोनों के सामने एक ही समस्या थी, बढ़ती हुई गरीब आबादी, जो राजनीतिक रूप से जागरूक हो रही थी। और दोनों ने इससे निपटने के लिए बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए। जी, लंदन में सरकार ने सीधे बल का प्रयोग किया, विद्रोह को दबाया, जबकि पेरिस में सरकार ने शहर की बनावट को ही बदल दिया ताकि भविष्य में विद्रोह करना मुश्किल हो जाए। ये सब हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। जब हम अपने शहरों में चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े प्लाजाज या हर कोने पर लगे कैमरास देखते हैं, तो क्या ये सिर्फ हमारी सुविधा और सुरक्षा के लिए है, या शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग का आज भी कोई गहरा राजनीतिक मकसद हो सकता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।